नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों बच्चों, आज का जो सेशन है उसमें हम डिस्कस करेंगे कॉटन क्रॉप यानी कि कपास के बारे में। पूरा पैकेज एंड प्रैक्टिस हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? बाकी सारी चीज़ें, सारी क्रॉप हमने डिस्कस कर ली है। बस कपास, शुगर केन और टोबैको, उसके अलावा एक दो स्मॉल फॉडर क्रॉप है, उनको हम डिस्कस करेंगे। आज हमारा जो है कह सकते हैं आज कपास होगा, और मतलब आज ही के दिन हम 2-3 लेक्चर लेंगे, उसमें आपका पूरा क्रॉप कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ मैं बता चुका हूँ। फॉर्म कितने डले हैं ये सारी चीज़ें मैंने आपको मैसेज में डिस्कस की थी। लगभग 50,000 से ज़्यादा फॉर्म डले हैं। कंपटीशन अच्छा खासा होने वाला है। तैयारी आपकी काफ़ी अच्छी लेवल की होनी चाहिए, ताकि आप क्या करो, स्टूडेंट्स के बीच में कॉम्पीट कर सको। ठीक है, चलिए तो कपास की बात करें हैं, कॉटन कपास को, तो कपास को और क्या कहा जाता है? अगर इसके हम बात करें तो इसको बोला जाता है सफ़ेद सोना, वाइट गोल्ड इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वाइट गोल्ड इसे बोला जाता है। क्या? सफ़ेद सोना, सफ़ेद सोना इसे कहा जाता है। इसके अलावा और क्या बच्चा इसको और क्या कहा जाता है? सफ़ेद सोना के अलावा बच्चा इसको, कपास को बोला जाता है किंग ऑफ अप्रेजल फाइबर, किंग ऑफ अप्रेजल फाइबर। किंग ऑफ अप्रेजल फाइबर का क्या मतलब है बच्चा लोग? जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रेशा होता है, जो हमारे कपड़े वगैरह बनते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कपास का होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? किंग ऑफ अप्रेजल फाइबर, या हम इसको कह सकते हैं अप्रेजल रेशियो का राजा, अप्रेजल रेशो का राजा। अब यहाँ पे अप्रेजल का अगर आप हिंदी मीनिंग देखोगे तो इसका हिंदी मीनिंग होता है मूल्यांकन, मूल्यांकन। तो जनरली आपको अगर एग्जाम में मिलता है ये क्वेश्चन, तो हिंदी में आपको मूल्यांकन लिखा हुआ मिल सकता है, क्योंकि इसका ट्रांसलेशन जब होता है अप्रेजल का तो वो मूल्यांकन ही मिलता है। तो मूल्यांकन रेशो का राजा तो नहीं बोलेंगे इसको, है ना। मतलब अप्रेजल का मीनिंग मूल्यांकन होता है, और यहाँ पर किंग ऑफ अप्रेजल फाइबर का मतलब यही है, जो काफ़ी मूल्यवान रेशा है ये, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है कपड़े बनाने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें बनाने में इनका यूज़ हो रहा है, इसलिए इसको अप्रेजल रेशे का राजा कहा जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? चलिए ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं सिस्टमेटिक इसके पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस की। सबसे पहले बात करते हैं इसके बॉटनिकल नेम। ठीक है, बॉटनिकल नेम की बात करते हैं। तो क्या होगा इसका बॉटनिकल नेम बच्चा? इसका बॉटनिकल नेम, वानस्पतिक नाम जो है वो क्या है? गोसिपियम, गोसिपियम स्पीसीज। ठीक है, क्या नाम है? गोसिपियम स्पीसीज, गोसिपियम स्पीसीज। ठीक है, इसका वानस्पतिक नाम है। थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ताकि चीज़ें आपको अच्छे से दिखे, है ना। एक दो बच्चे के मैसेज आए कि सर ठीक से दिख नहीं पाता है, तो मैं पूरा अब सिस्टमेटिक लिखने की कोशिश करूंगा, है ना। तो अब बात करते हैं इसकी फैमिली की, परिवार की। फैमिली या परिवार या कुल की बात करें, ये किस कुल का पौधा है? जो हमारा कॉटन है वो किस कुल का है बच्चा? इसकी जो फैमिली है कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो याद रखना इसकी फैमिली क्या है? मालवेसी। क्या है? मालवेसी फैमिली का ये पौधा है। ठीक है, चलिए अब इसके बात करते हैं इसके ओरिजिन प्लेस की, उत्पत्ति स्थान की अगर बात करें, उत्पत्ति स्थान की अगर बात की जाए तो इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है बच्चा लोग? तो इसका उत्पत्ति स्थान है भारत। क्या है? इंडिया। भारत जो है इसका उत्पत्ति स्थान है। ठीक है, देसी कॉटन का पूछा जाए तो, जनरली कॉटन का पूछा जाए तो भारत ही लगाना है। ठीक है, अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि न्यू वर्ल्ड कॉटन या न्यू वर्ल्ड कॉटन का ओरिजिन प्लेस कहाँ है, तो फिर आपको अमेरिका लगाना है। वो हम क्लासिफिकेशन के अंदर देखेंगे, इसका कॉटन का आगे हम क्लासिफिकेशन करेंगे, उसमें देखेंगे। क्रोमोसोम नंबर की बात करें, गुणसूत्र संख्या, गुणसूत्र संख्या की अगर मैं बात करूं, गुणसूत्र संख्या, तो गुणसूत्र संख्या इसमें कितना होता है बच्चा लोग? इसमें होता है 26 और 52। अब ये सर दो क्रोमोसोम नंबर क्यों, 26 और 56? तो ये जो गुणसूत्र संख्या है ये है देसी कॉटन की। किसकी? देसी की। और ये किसकी? अमेरिकन की। ठीक है, ये देसी की है, ये अमेरिकन की है। देसी में ये जो है ये है क्या है? डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड मतलब द्विगुणित। ठीक,
और अमेरिकन जो कॉटन है उसकी 52 है, क्योंकि ये क्या है, टेट्राप्लॉइड है, टेट्राप्लॉइड है, चतुष्गुणित। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर 26 और 52 दोनों मिल रही है। देसी कानट डिप्लॉइड होती है, द्विगुणित होती है, तो उसके क्रोमोसोम नंबर 26 है। और जो अमेरिकन कॉटन है वो टेट्राप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड टेट्राप्लॉइड क्या होता है ये मैंने वीट वाले क्रॉप में भी डिस्कस किया था, और आगे जब प्लांट ब्रीडिंग पढ़ेंगे उसमें भी फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये डिप्लॉइड की जो क्रोमोसोम नंबर 26 है, टेट्राप्लॉइड है, उसकी क्रोमोसोम नंबर क्या है यहाँ पर, 52 है। ठीक, इसका बात करें फ्रूट टाइप। ठीक है, अगर मैं फ्रूट टाइप की बात करूं तो फ्रूट टाइप क्या है इसका, फ्रूट टाइप फल प्रकार की अगर हम बात करें तो इसका फल प्रकार क्या होगा बच्चा, तो इसका फल प्रकार होता है बॉल। ठीक है, क्या होता है, बॉल, या इसको हम कैप्सूल भी बोल देते हैं, बॉल या कैप्सूल। ठीक है, बॉल या कैप्सूल। ठीक है, बॉल या कैप्सूल इसका क्या है, फल प्रकार है। ठीक है, बॉल या कैप्सूल क्या है, इसका फल प्रकार है। ठीक, अब इसमें बात करें तो इसमें जो इन्फ्लोरोसेंस है, हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा पर फिर भी इसका जो इन्फ्लोरोसेंस है, पुष्पक्रम, वो क्या होता है, एक्सिलरी। ठीक है, क्या होता है, एक्सिलरी इसका पुष्पक्रम होता है, मतलब फूलों का जो क्रम इस पे आपको दिखता है वो एक्सिलरी होता है। ठीक है, एक्सिलरी इसका पुष्पक्रम कैसा होता है, एक्सिलरी होता है। दूसरा मैं बात करूं यहाँ पर, इसमें आप देखोगे फोटोपीरियोडिज्म। फोटोपीरियोडिज्म मतलब इसमें पौधा किस प्रकार का होता है ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो जो फोटोपीरियोडिज्म है, फोटोपीरियोडिज्म प्रकाश दीप्तिकालिता। ठीक है, प्रकाश दीप्तिकालिता जो है इसमें कैसी है, तो बच्चा लोग ये जो कॉटन वाला हमारा जो प्लांट है ये डे न्यूट्रल प्लांट है। कैसा, डे न्यूट्रल। ठीक है, कैसा प्लांट है, डे न्यूट्रल प्लांट है। ठीक, मतलब प्रकाश निष्प्रभावी पौधा, प्रकाश निष्प्रभावी पौधा है ये। ठीक है, डे न्यूट्रल। ठीक, और कैसा पौधा है ये बच्चा लोग, तो ये C3 प्लांट है। ठीक है, प्लांट टाइप देखो तो C3 मतलब 3 कार्बन साइकिल, केल्विन साइकिल है इसके अंदर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन कम होता है इसके अंदर, रेस्पिरेशन ज़्यादा होता है। C3 का मतलब क्या है, C3 का मतलब यहाँ पर केल्विन साइकिल काम करता है, 3 कार्बन कंपाउंड होते हैं, और इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका एब्जॉर्प्शन जो है कम होता है, लेकिन रेस्पिरेशन जो है ज़्यादा होता है। ठीक है, ये चीज़, इसमें जो पहला प्रोडक्ट निकलता है केल्विन साइकिल में वो क्या रहता है, फास्फोग्लिसरिक एसिड रहता है, और इसमें रुबिस्को एंजाइम काम करता है कार्बन डाइऑक्साइड के एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, ये हम क्रॉप फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक, बात करते हैं अब नेक्स्ट पॉलिनेशन की। पॉलिनेशन किस टाइप का इसमें होगा, पॉलिनेशन मतलब परागण। तो परागण इसमें होता है बच्चा, वो कैसा होता है, ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन। क्या होता है, ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन होता है इसमें। प्रायः पर परागण, प्रायः पर परागण इसके अंदर होता है, मतलब लगभग 5 से लेकर 30% तक इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है, और बाकी सामान्यतः इसमें सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलता है। तो प्रायः ये लिखा मतलब कि प्रायः, ऑफन मतलब जो है यहाँ पर आपको क्रॉस पॉलिनेशन इसको कहते हैं। तो इसमें पॉलिनेशन कैसा होता है, ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन है, मतलब 5 से लेकर 30% तक इसमें क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलेगा, बाकी इसमें 70% तक आप सेल्फ पॉलिनेशन देख सकते हैं। क्लियर है। ऑयल कंटेंट की अगर मैं बात करूँ, इसके अंदर ऑयल कितना पाया जाता है, इसका जो सीड होता है ऑयल कंटेंट, अगर ऑयल कंटेंट की बात करें, तेल की मात्रा की अगर हम बात करें,
तेल की मात्रा इसके अंदर कितनी पाई जाती है, तो इसमें लगभग 15 से लेके 25% तक क्या पाया जाता है, ऑयल कंटेंट इसके अंदर होता है। क्लियर है, इतनी बात आप समझ गए। चलिए, जो कॉटन फाइबर होता है किस टाइप का फाइबर होता है, ये जो कॉटन फाइबर है, जो कपास का जो रेशा है, कपास जो रेशा है ये कैसा है, फल रेशा है, फ्रूट से प्राप्त होता है। ठीक है, फ्रूट फाइबर है। क्या है ये, फल से प्राप्त होने वाला रेशा। ठीक है, फल से प्राप्त। ठीक है, कहाँ से मिलता है, फ्रूट से। इसका फ्रूट क्या होता है, बॉल होता है, कैप्सूल होता है, उसी कैप्सूल से क्या मिलता है, हमें रेशा मिलता है। मतलब जो कैप्सूल होता है, जो सीड कैप्सूल होता है, उसमें एपिडर्मस सेल होती है। एपिडर्मस सेल जो होती है, उस एपिडर्मस सेल से जो लॉन्ग आउटग्रोथ होती है उससे हमें रेशा मिलता है, और शॉर्ट आउटग्रोथ होती है उससे हम फज मिलता है। उसके बारे में अभी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ठीक है, कॉटन फाइबर है, उसको फ्रूट फाइबर कहते हैं। और इसका जो फाइबर होता है, इसके अंदर क्या होता है, सेल्यूलोज। क्या होता है, सेल्यूलोज का ये बना होता है। ठीक, ये सेल्यूलोज का बना होता है। और सेल्यूलोज की मात्रा इसमें कितनी होती है, इस फाइबर में, सेल्यूलोज लगभग होता है 94% के आसपास इसमें कॉटन के फाइबर में सेल्यूलोज पाया जाता है। क्लियर है बच्चा यहाँ तक। आगे हम बात करता हैं, जो मैंने बोला कि जो इसका सीड है ना, या जो इसका बोल है, उसी से हमें क्या मिलता है, फाइबर मिलता है। मतलब ये फ्रूट फाइबर है। जैसे जूट की बात करें तो जूट क्या है, बास्ट फाइबर या स्टेम फाइबर है। ऐसे मेस्टा आता है जिसको हम केनाफ बोलते हैं, मेस्टा हिबिस्कस कैनाबिलिस नाम है उसका साइंटिफिक। उसका जो फाइबर होता है उसको भी हम बास्ट या स्टेम फाइबर बोलते हैं। एक अगेव होता है, अगेव है ना, हॉर्टिकल्चर के अंदर आता है अगेव, वो जो होता है वो लीफ फाइबर होता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर मैं आपसे कुछ चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे कि मान लो ये क्या है, ये कॉटन का सीड है। चलो ऐसा ले लेते हैं कॉटन सीड को। ये मान लिया हमने क्या, ये कॉटन का सीड है। क्लियर है, इसको मैं फिल कर देता हूँ, ये मान लो। ठीक है, इसकी फ्रेम भी हम फिल कर देते हैं इसी से। चलो, ये हमारा कॉटन का सीड हमने मान लिया। ठीक है, थोड़ा सा ये अंडाकार होना चाहिए। ठीक, मान लो ये कॉटन का सीड है हमारा। अब इस पे जो है ग्रोथ होती है, आपको देखने को मिलेगी। ये जो पूरा ये ऐसे जो है रेशे से कवर रहता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये चारों तरफ इस पे क्या होता है, रेशा होता है। ठीक, इस तरीके से आपको रेशा देखने को मिलेगा चारों तरफ, सीड के चारों तरफ। तो जो इससे लॉन्ग आउटग्रोथ होती है, मतलब इस सीड की जो लॉन्ग आउटग्रोथ होती है, लॉन्ग, इसकी जो क्या होती है, लॉन्ग आउटग्रोथ, कहाँ से, एपिडर्मस सेल से। ये क्या है, इसकी जो एपिडर्मस सेल है, एपिडर्मिस सेल। ठीक है, जो एपिडर्मिस सेल है वहीं से ये क्या निकलती है, लॉन्ग आउटग्रोथ होती है। मतलब इस रेशे की, ये रेशा आपको मिलेगा एपिडर्मस सेल से, पूरा इस बीच के तारों मिलेगा। ठीक है, लॉन्ग आउटग्रोथ होती है। और ये लॉन्ग आउटग्रोथ जो होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लिंट या स्टेपल। और यही क्या होता है, इकोनॉमिक पार्ट होता है। ये क्या होता है, इकोनॉमिक पार्ट होता है। इकोनॉमिक पार्ट मतलब आर्थिक भाग, आर्थिक भाग होता है। मतलब जिसका यूज हम इकोनॉमिक पर्पज में करते हैं। ये रेशा जो लॉन्ग आउटग्रोथ आपको दिख रही है, इसी का हम क्या करते हैं, इसको निकालते हैं और मार्केट में बेचते हैं, या इसी से क्या बनते हैं, जो कपड़े वगैरह बनते हैं। तो जो लॉन्ग आउटग्रोथ होती है, जो लंबी बाहरी वृद्धि आपको दिखती है, वो लिंट या स्टेपल होता है। ठीक है, रेशा होता है। ठीक, क्या होता है, वो लिंट होता है, लिंट या स्टेपल। ठीक है, लंबी भारी ग्रोथ या वृद्धि जो आपको दिखाई देती है वो एपिडर्मस सेल से निकलती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, लिंट स्टेपल। यही हमारा इकोनॉमिक पार्ट होता है। दूसरा जो है ना बच्चा लोग, इसमें यहाँ पर मैं बना देता हूँ। जैसे मान लो ये रेशा आपने क्या किया, निकाल लिया। ठीक है, ये आपने यहाँ पर रेशा निकाल लिया। ठीक है, अब रेशा निकालने के बाद आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, यहाँ पर इस तरीके से कुछ फज यहाँ पर रह जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से जो कुछ फज यहाँ पर
रह जाएंगे, कुछ रेसे जो है इस बीच पे चिपके हुए रह जाएंगे। ठीक है, इसके चारों ओर, बीच के चारों ओर कुछ रेसे इस तरीके से रह जाएंगे। तो ये जो रेसे रह जाते हैं ये क्या होती है, शॉर्ट आउट ग्रोथ होती है। ये क्या होती है, शॉर्टर आउट ग्रोथ, शॉर्टर आउट ग्रोथ होती है। ठीक है, ये शॉर्टर आउट ग्रोथ होती है और ये शॉर्टर आउट ग्रोथ क्या कहलाती है, ये कहलाती है फज। ठीक है, मतलब छोटी या कम वृद्धि बोल सकते हैं, छोटी भारी वृद्धि। जो छोटी भारी वृद्धि होती है या कम वृद्धि होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फज बोलते हैं। ठीक, फज। अब यहां पर समझना कि ये हमने रेसा निकाला, इस सीड से हमने रेसा निकाला, तो ये सीड से रेसा मतलब ये अंदर क्या है, मैं अंदर की बात कर रहा हूं, ये अंदर क्या है, ये अंदर है सीड कॉटन। ये क्या है, सीड कॉटन, सीड कॉटन। ठीक है, इस सीड कॉटन से अगर हम क्या निकाल लें, इस सीड कॉटन, ये अंदर क्या है, सीड कॉटन। मैंने क्या बोला, ये है सीड कॉटन। ये अंदर जो आपको पर्पल कलर का दिख रहा है ये सीड कॉटन है। क्यों, क्योंकि इसकी सीड के ऊपर कॉटन लगा हुआ है। ये सीड कॉटन है, सीड के ऊपर कॉटन है, दोनों कॉटन है, फज वाला भी और ये वाला भी। अब यहां से हम क्या करेंगे, गिनिंग, इसकी हम करते हैं गिनिंग। क्या करते हैं इसकी हम करते हैं गिनिंग। और गिनिंग करते हैं तो ये रेसा हम निकाल लेते हैं। कौन सा, लॉन्ग आउटग्रोथ वाला, लिंट वाला, स्टेपल वाला। तो सीड कॉटन की गिनिंग करते हैं तो ये गिनिंग जब करते हैं तो यहां पर हम रेसा निकाल लेते हैं। सीड कॉटन से क्या करना, रिमूव करना क्या, कॉटन। सीड कॉटन से कॉटन रिमूव करना गिनिंग कहलाता है, याद रखना। सीड कॉटन से कॉटन को रिमूव करना गिनिंग कहलाता है। अब यहाँ पे सीड है अंदर, उसके ऊपर कॉटन लगा हुआ है, उस कॉटन को अलग करना गिनिंग प्रोसेस कहलाता है। और गिनिंग परसेंटेज कितना होता है, लगभग 33% के आसपास गिनिंग परसेंटेज होता है। तो यहाँ पर जो लॉन्ग आउटग्रोथ होती है, जो लिंट या स्टेपल होता है, जो इकोनॉमिक पार्ट होता है, तो इकोनॉमिक पार्ट को निकालना पड़ेगा सीड में से। तो सीड में से इकोनॉमिक पार्ट को निकालना, रिमूव करना गिनिंग कहलाता है। दूसरा, अब यहाँ पर अब ये वाला सीड हम कहाँ यूज करेंगे, सोइंग में। भैया ये हमने यहाँ पर कॉटन तो निकाल लिया, अब ये सीड हम कहाँ यूज करेंगे, बुआई में, या इसकी तेल निकालने में यूज करेंगे, या कपास खली बनाने में, है ना, जो हम पशु को खिलाते हैं, है ना। तो यहाँ पर इसका अगर हम सीड के लिए यूज करेंगे तो यहाँ पर साथ में क्या है, छोटे छोटे रेसे हैं जिसको हम फज कहते हैं। इन रेशों में क्या होता है, इन रेशों में इंसेक्ट पेस्ट के जो हाइबरनेशन, मतलब इंसेक्ट पेस्ट यहाँ पर अपना घर बना लेते हैं। दूसरा, जो पैथोजन होते हैं, जो रोग पैदा करते हैं, वो अपना यहाँ पर घर बना लेते हैं इन रेसे, छोटे छोटे रेसे में। फिर क्या होते हैं, जब सोइंग करते हैं तो सोइंग करते समय यहाँ पर सोइंग में दिक्कतें आती है, इनका जर्मिनेशन जल्दी से नहीं हो पाता है, ये समस्या आती है यहाँ पर अगर हम इस फज लगे हुए बीज का सोइंग करते हैं। तो समझ में आया, ये क्या छोटे छोटे रेसे यहाँ पर लगे हुए हैं, अगर इनकी सोइंग करेंगे हम तो क्या होगा, एक तो जर्मिनेशन जल्दी नहीं होगा, इसमें फिर इंसेक्ट पेस्ट अपना घर बना लेते हैं, पैथोजन मतलब कि जो रोग कारक होते हैं वो अपना घर बना लेते हैं, सोइंग टाइम से नहीं हो पाती या जर्मिनेशन जल्दी नहीं हो पाता है। तो इससे बचने के लिए इस फज को निकालना पड़ता है। इस फज को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। क्या करेंगे, निकालेंगे। इस फज को क्या करेंगे, निकालेंगे। और इस फज को निकालने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसको क्या कहते हैं, डी लिंटिंग या डीफजिंग। क्या कहेंगे, डी लिंटिंग या डीफजिंग इसको कहेंगे। ठीक है, अब इसको निकालते कैसे हैं, तो यहां पर डी लिंटिंग डीफजिंग में 1:10 रेशियो रखा जाता है। 1 रेशियो किसका, H2SO4 का, और यहां पर 10 का जो रेशियो रखा जाता है वो सीड कॉटन का। किसका, सीड कॉटन का रखा जाता है। ठीक, अब यहाँ पर कई बार मुझे ये क्वेश्चंस पूछा जाता है कि सर ये 1:10 रेशियो में H2SO4 और सीड कॉटन को कैसे रखेंगे, 1 H2SO4 कैसे रखेंगे, ये तो एसिड है, और 10 सीड कॉटन कैसे रखेंगे, है ना। तो बच्चा लोग, ये 1:10 रेशियो है। रेशियो का मतलब क्या है, रेशियो का मतलब होता है परसेंटेज, है ना। रेशियो को हम परसेंटेज में बोल सकते हैं। तो आपको 1% H2SO4 लेना है और 10% लेना है कॉटन सीड कॉटन, इस तरीके से, है ना।
1% H2SO4 10% सीड कॉटन के लिए। ये अगर यूज करोगे तो ये जो रेशा है ये निकल जाएगा, और ये जब रेशा निकल जाएगा बच्चा तो आपका जो सीड है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, आपका सीड जो है कुछ इस तरीके से दिखेगा फिर। ठीक, वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। डीलिंटिंग के बाद सिर्फ प्योर सीड मिलेगा, और इसकी हम क्या करेंगे, सोइंग करेंगे। ठीक, इसकी सोइंग नहीं करेंगे यहाँ पर। क्लियर है। अब यहाँ पर इसकी सोइंग करेंगे तो इंसेक्ट पेस्ट का खतरा खत्म, रोग का खतरा खत्म, सोइंग अच्छे से होगी, जर्मिनेशन अच्छे से होगा, तेजी से होगा। तो ये पूरी प्रोसेस आई थिंक आप समझ गए होंगे। डीलिंटिंग, डीफजिंग, पूरी प्रोसेस आप अच्छे से समझ गए होंगे। क्लियर। चलिए, ठीक। तो अब यहाँ पे ये हमने बात की। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं आगे, और क्या चीज़ है। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि यहाँ पर जो केमिकल निकलता है, जो टॉक्सिक कंटेंट होता है कॉटन के अंदर, है ना, जो टॉक्सिक कंटेंट होता है, टॉक्सिक कंटेंट, टॉक्सिक कंटेंट मतलब जहरीला पदार्थ, वो क्या होता है इसका, कॉटन का पूछा जाता है, वो है गोसिपॉल। क्या होता है, गोसिपॉल होता है। ठीक है, ठीक, गोसिपॉल जो है इसका क्या होता है, टॉक्सिक। ये निकलता कहाँ से है, तो ये निकलता है ग्लैंड से। एक ग्लैंड होती है, पाई जाती है कॉटन के अंदर, उस ग्लैंड का नाम क्या है, लेसिजिनस, लेसिजिनस ग्लैंड। इस ग्लैंड से ये टॉक्सिक, ये जहरीला पदार्थ निकलता है। ठीक है, लेसिजिनस ग्लैंड से ये निकलता है। क्लियर। तो ये टॉक्सिक कंटेंट हो गया। टॉक्सिक कंटेंट कौन सा पाया जाता है, गोसिपॉल, और कहाँ से निकलता है, लेसिजिनस ग्लैंड के अंदर से ये निकलता है। क्लियर, यहाँ तक की बात। अब मैं बात करता हूँ डोरमेंसी केमिकल कौन सा है, जो डोरमेंसी लाता है, डोरमेंसी केमिकल। सुसुप्तावस्था रसायन, सुसुप्तावस्था रसायन। ठीक है, डोरमेंसी। इसमें जो डोरमेंसी केमिकल पाया जाता है वो होता है सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड पाया जाता है। क्या, सक्सिनिक अम्ल इसके अंदर पाया जाता है, जो डोरमेंसी इंड्यूस करता है। क्लियर है, जो सीड की डोरमेंसी को इंड्यूस करता है। याद रखना, सीड डोरमेंसी की बात हो रही है यहाँ पे, सीड की डोरमेंसी को वो इंड्यूस करता है। किसको, सीड डोरमेंसी को, बीज सुसुप्तावस्था। क्लियर है इतनी बात। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर सोइल की। इसमें सोइल या मृदा कैसी चाहिए, सोइल या मृदा कैसी चाहिए कपास के लिए, तो कपास मृदा चाहिए। सोइल कैसी चाहिए कपास के लिए, तो ब्लैक कॉटन सोइल, ब्लैक कॉटन सोइल इसके लिए चाहिए। काली कपास मृदा इसके लिए चाहिए, सुटेबल होती है। या फिर हम बोल सकते हैं इसको कैसी चाहिए, क्ले सोइल, क्ले सोइल इसके लिए सुटेबल होती है। ठीक है, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इसका देखने को मिलता है। तो ब्लैक कॉटन सोइल इसके लिए चाहिए। ठीक, पीएच कितना होना चाहिए सोइल का, पीएच आप ले लो 5.5 से लेके लगभग 7.5 के आसपास तक वेरी कर सकता है ना, वेरी कर सकता है पीएच। मैंने आपको एक साथ जनरल एग्रीकल्चर में पीएच पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ से पढ़ लेना। 5.5 से आपको 7 भी लिखा मिल सकता है, 7.5 भी ऑप्शन में लिखा मिलता है, या 8 भी लिखा मिल सकता है। क्लियर है, तो मैं 7.5 यहाँ पर ले रहा हूँ, तो ये वेरी करता है, ऑप्शन एग्जैक्ट नहीं आते हैं। क्लियर है। दूसरा मैं बात करूँ यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर, तापमान क्या रखना है, तापमान क्या रखोगे इसके लिए, तो देखो टेम्परेचर क्या रखना है, जर्मिनेशन के समय क्या टेम्परेचर चाहिए, जर्मिनेशन के समय, अंकुरण के समय, देखो अंकुरण के समय कितना तापमान इसके लिए उपयुक्त होता है, तो अंकुरण के समय इसको टेम्परेचर चाहिए 16 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना, 16 डिग्री सेल्सियस इसके लिए
उपयुक्त होता है। दूसरा मैं बात करूं वेजिटेटिव ग्रोथ के समय, वेजिटेटिव ग्रोथ के समय वानस्पतिक वृद्धि, है ना, वेजिटेटिव ग्रोथ मतलब वानस्पतिक वृद्धि, उस समय कितना चाहिए 21 से लेके 27 डिग्री सेल्सियस, हिंदी में लिख लेना वानस्पतिक वृद्धि, ठीक। और फिर बॉल डेवलपमेंट के समय, बॉल डेवलपमेंट के समय मतलब क्या, बॉल बनते समय, जो बॉल बनेगा, जो कैप्सूल बनेगा, उस समय कितना चाहिए, तो 27 से लेके 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए रहता है कॉटन के लिए, ठीक है। जर्मिनेशन के लिए 16 डिग्री, वेजिटेटिव ग्रोथ वानस्पतिक वृद्धि के लिए चाहिए 21 से 27, और बॉल बनते समय, ठीक है, जो कैप्सूल है उसका डेवलपमेंट के समय, फॉर्मेशन के समय कितना चाहिए, 27 से 32 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर चाहिए होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है। चलो अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ इसकी रूट की, और उसकी रूट सिस्टम की मैं बात करता हूँ। रूट क्या है, रूट सिस्टम, जड़ तंत्र की बात करता हूँ। जड़ तंत्र क्या है इसका समझो। ये होता है हमारा, मान लो ये प्लांट है, ठीक है, तो इसकी जो रूट है ना बच्चा, वो काफी डेप्थ में जाती है। इस तरीके से इसकी रूट आपको काफी डेप्थ में मिलेगी। तो इसकी जो रूट होती है, टेप रूट सिस्टम होता है। क्या होता है इसका, टेप रूट सिस्टम होता है, ठीक है। इसकी जड़ें क्या होती है, गहरी होती है, डीप रूट सिस्टम आप बोल सकते हो, गहरी जड़ें होती हैं, ठीक है। क्या होती है, गहरी जड़ें होती है। कितनी गहरी, लगभग 1.5 मीटर, ठीक है, कितना, 1.5 मीटर के आसपास इसकी जड़ें नीचे गहराई में जाती है। अब इसी की वजह से इसकी गहराई में जाती है, यहीं पर एक चीज आती है, कॉटन इफेक्ट। कॉटन इफेक्ट, कपास प्रभाव, कपास प्रभाव। तो कपास प्रभाव क्या है, ये एक बेनिफिशियल प्रभाव है, एक क्या है, लाभदायक प्रभाव है। कैसे, ये हम कहाँ पढ़ेंगे, एलिलोपैथी और एनिलेशन में, लेकिन मैं यहीं पे पढ़ा देता हूँ आपको। ये क्या बोलता है, कॉटन इफेक्ट। कॉटन इफेक्ट एक पॉजिटिव इफेक्ट है, क्या, कि कपास की जड़ें कहाँ जाती है, गहराई में। देखो कपास की जड़ें कहाँ है, ये यहाँ पर गहराई में है, ठीक है, डीप में है। तो ये कहाँ से लेगी न्यूट्रेंट, यहाँ डीप से लेगी। इसकी जड़ें न्यूट्रेंट जो है, पोषक तत्व कहाँ से लेगी, सुन लो इसको फिर से कराऊंगा। पोषक तत्व कहाँ से लेगी, यहाँ से, सोइल के अंदर, यहाँ से ये क्या लेगी, पोषक तत्व लेगी। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये सेलो है, यहाँ इस वाले पार्ट में क्या होगा, न्यूट्रेंट पड़े रहेंगे, ठीक है। यहाँ वाले न्यूट्रेंट जो है पड़े रहेंगे, यहाँ वाले न्यूट्रेंट का कोई नुकसान नहीं होगा, ना ही ये रूट इस वाले न्यूट्रेंट को ले पाएगी। क्यों, क्योंकि ये तो गहराई में है, तो ये न्यूट्रेंट कहाँ से ले रही, गहराई से, तो ऊपर वाले न्यूट्रेंट जो है बचे हैं। तो कॉटन इफेक्ट ये बोल रहा है कि जो नेक्स्ट क्रॉप है, आप जो नेक्स्ट क्रॉप है वो क्या लो, सेलो रूटेड लो, सेलो रूटेड लो, उथली जड़ वाली लो, ठीक है, उथली जड़ वाली फसल लो, जिसकी जड़ें, जैसे मान लो कॉटन के बाद आपने क्या ले लिया, मक्का ले लिया, तो मक्का की रूट बस इतनी आती है यहाँ तक, बस ये है ना। तो अब मान लो आपने गहरी जड़ वाली ली, तो नीचे से तो पोषक तत्व इसने ले लिए, इस वाली क्रॉप ने। अगर आप फिर से गहरी जड़ वाले ले लोगे, तो फिर नीचे तो पोषक तत्व पहली क्रॉप ने ले लिए, अब तो कुछ बचा ही नहीं नीचे, तो उसको हमें एक्स्ट्रा पोषक तत्व देने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम क्या बोलते हैं कि अगर हम यहाँ सेलो रूटेड क्रॉप ले लेते हैं, जैसे मक्का ले लेते हैं, तो यहाँ जो बचे न्यूट्रिएंट है उनको आराम से यहाँ से ले पाएगी और हमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट नहीं देने पड़ेंगे। यही होता है कॉटन इफेक्ट। और क्रॉप रोटेशन जो है, फसल चक्र जो है, वो भी यही बोलता है कि गहरी जड़ के बाद जो है उथली जड़ का लो, सीरियल के पास दाल वाली क्रॉप लो, इस तरीके से, ठीक है। तो ये टेप रूट सिस्टम है, और इसमें जो है इसका जो बॉल होता है, मतलब जो कुछ फ्लावर है, कुछ इस तरीके से होता है, इसको बोलते हैं फ्लावर बड। ये क्या होती है, ये होती है फ्लावर बड, पुष्प कलिका। क्या होती है, पुष्प कलिका। इस पुष्प कलिका को क्या कहा जाता है, इस पुष्प कलिका को कहा जाता है स्क्योर ऑफ फ्लावर। फ्लावर का वर्ग, पुष्प का वर्ग इसको कहा जाता है, ठीक है, स्क्योर कहा जाता है, याद रखना, ठीक है, फ्लावर का वर्ग इसे कहा जाता है। और यहीं पे जो है हमारा अमेरिकन बालवर्म जो है वो अटैक करता है इस फ्लावर बड पर, ठीक है। यहाँ पर कौन अटैक करता है, अटैक करता है कौन सा, अमेरिकन
बोलवर्म, ठीक है, अमेरिकन बोलवर्म जो है यहीं पर अटैक करता है। ठीक, तो ये रूट सिस्टम हमने समझा, 1.5 मीटर के आसपास फ्लावर बड जिसको स्क्योर कहते हैं। कॉटन इफेक्ट क्या होता है, गहरी जड़ के बाद हमें क्या लेनी है, उतली जड़ें लेनी है ताकि न्यूट्रिएंट अपटेक में कोई प्रॉब्लम ना आए। क्लियर। अब मैं बात करता हूं यहां पर ब्रांचेस की। शाखाएं, इसमें 2 तरीके की ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, ये जो प्लांट है इसमें 2 तरीके की ब्रांचेस आपको मिलेगी। एक ब्रांचेस होती है क्या, वेजिटेटिव ब्रांचेस। ठीक है, बढ़ाने की जरूरत भी नहीं है, हालांकि ऐसा ही समझ लो, ऐसे समझ लो। 2 तरह की ब्रांचेस होती है, एक ब्रांचेस होती है मोनोपोडियल, ठीक है, मोनोपोडियल, और दूसरी होती है सिम्पोडियल। ठीक, मोनोपोडियल और सिम्पोडियल, ये 2 तरह की ब्रांच है। और सिम्पोडियल ब्रांच को लिम्ब भी बोला जाता है, याद रखना इसको। और क्या बोलते हैं, लिम्ब ब्रांच भी बोलते हैं। 2 तरह की ब्रांचेस दिखना है। जो मोनोपोडियल ब्रांच है ना, ये वेजिटेटिव ब्रांचेस होती है। ठीक है, ये मोनोपोडियल ब्रांच जो है ये क्या होती है, वेजिटेटिव ब्रांच होती है। वेजिटेटिव ब्रांचेस होती है, वानस्पतिक शाखाएं, वानस्पतिक शाखा होती है। मतलब यहां पर कोई फ्रूट नहीं लगता, नो फ्रूट, नो फ्रूट, कोई फल नहीं। ठीक है, यहां पर फल नहीं है, फल नहीं लगता यहां पर। ठीक, इसलिए वेजिटेटिव है। सिम्पोडियल ब्रांच है, यहाँ ये रिप्रोडक्टिव ब्रांच होती है, रिप्रोडक्टिव ब्रांच, मतलब प्रजनन शाखाएं। प्रजनन शाखाएं मतलब यहां पर क्या होगा, फ्रूट्स आएंगे, फल लगेंगे। ठीक है, फ्रूट्स बनेंगे, बॉल बनेंगे, फल लगेंगे। तो ये 2 तरीके की ब्रांचेस यहां पर देखने को आपको मिलेगी। इतनी चीज समझ में आ गई। ठीक है, सिम्पोडियल और मोनोपोडियल। मोनोपोडियल ब्रांच वेजिटेटिव ब्रांच होती है जहां पर फ्रूट नहीं लगते, और सिम्पोडियल ब्रांच वो ब्रांच होती है जहां पर जो है रिप्रोडक्टिव ब्रांच होती है जहां पर फल लगते हैं। क्लियर इतनी बात। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की बात करते हैं हम। इसका वर्गीकरण क्या है। ठीक है, वर्गीकरण की बात करो तो यहां पर एक होता है आपका देसी या ओल्ड वर्ल्ड कॉटन, ओल्ड वर्ल्ड कॉटन। ठीक है, पुरानी सभ्यता कपास ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, पुरानी सभ्यता कपास बोल सकते हैं। ठीक है, ओल्ड वर्ल्ड कॉटन और न्यू वर्ल्ड कॉटन। एक होता है न्यू वर्ल्ड कॉटन। ये टर्म ऐसे ही याद रखना, ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड ऐसे लिखा आएगा, चाहे हिंदी बोलो या इंग्लिश बोलो। ओल्ड वर्ल्ड कॉटन और न्यू वर्ल्ड कॉटन। ओल्ड वर्ल्ड कॉटन क्यों बोला जाता है और न्यू वर्ल्ड कॉटन क्यों बोला जाता है। जो ओल्ड वर्ल्ड कॉटन होता है बच्चा, वो होता है देसी। ओल्ड वर्ल्ड कॉटन जो होता है वो देसी कॉटन होता है। ठीक है, देसी कपास, देसी कपास को बोला जाता है ओल्ड वर्ल्ड कॉटन। ठीक, और जो न्यू वर्ल्ड कॉटन है ये कौन सा है, अमेरिकन। ये होता है अमेरिकन कॉटन। अमेरिकन कपास, इसको न्यू वर्ल्ड बोलते हैं। अच्छा, न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड बोलते क्यों हैं ये समझना जरूरी है। ओल्ड वर्ल्ड क्यों बोला जाता है, न्यू वर्ल्ड क्यों बोला जाता है। देसी कपास को ओल्ड वर्ल्ड क्यों बोला जाता है बच्चा, आज से लेके लगभग 8000 वर्ष पूर्व ऐसा बोला जाता है ना, ऐसा बुकों में लिखा हुआ भी मिलता है कि 8 साल पहले भी कपास का इस्तेमाल होता था कपड़ों के रूप में। ठीक है, 8000 साल पहले, 8 साल नहीं 8000 साल पहले, लगभग 8000 साल पहले भी इस कपास का इस्तेमाल होता था कपड़ों को बनाने में या और भी चीजें बनाने में। ठीक है, तो जो कपड़ों के बनाने में 8000 साल पहले जो कपास इस्तेमाल होता था वो ओल्ड वर्ल्ड कॉटन कहलाता है। उसमें हमारा देसी कपास आता है, देसी कॉटन आता है। ठीक
ठीक है, लगभग कहा जाता है, बुकों में आप देखोगे या गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिलेगा कि लगभग 8000 साल पहले भी कपास का इस्तेमाल हो रहा था कपड़ों वगैरह में बनाने में। तो उसी कॉटन को हम देसी कॉटन या ओल्ड वर्ल्ड कॉटन बोल देते हैं। ओल्ड वर्ल्ड क्यों बोला गया? क्योंकि नया कॉटन आ गया होगा, न्यू वर्ल्ड कॉटन आ गया होगा, इसलिए इस देसी कॉटन को ओल्ड वर्ल्ड कॉटन बोल दिया। अब न्यू वर्ल्ड कॉटन क्यों बोला गया समझो। न्यू वर्ल्ड कॉटन, अमेरिका कॉटन, जैसे कि बात करूं जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, ठीक है, दो क्या है, ये द्वीप है या महाद्वीप है, जो भी है द्वीप है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। तो जो यूरोपियन लोग हैं ये यात्रा पे निकले थे। कौन? यूरोपियन लोग यात्रा पे निकले थे। और जब ये यात्रा पे निकले थे तो इन्होंने लगभग 15वीं शताब्दी में, है ना, 15वीं शताब्दी अभी गई, अभी 21वीं शताब्दी चल रही है, तो लगभग 15वीं शताब्दी, है ना, 15वीं शताब्दी में इन्होंने जो है ये न्यू कॉटन मतलब ये दो द्वीप है, कौन सा, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, इनको खोजा था यूरोपियन लोगों ने यात्रा के दौरान। ठीक है, जब यूरोपियन लोगों ने यात्रा पे निकले थे तो उन्होंने साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका और जो सेंट्रल अमेरिका है, मध्य अमेरिका, इनकी इन्होंने खोज की थी। और ये जो कॉटन है हमारे, ये जो कॉटन नया जो इन्होंने मिला था ये इन्हीं द्वीपों पर मिला था। कहाँ पर? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के द्वीपों पर मिला था, इसलिए इसको न्यू वर्ल्ड कॉटन बोल दिया। क्यों? क्योंकि ये न्यू वर्ल्ड क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका नए खोजे गए द्वीप हैं 15वीं शताब्दी के आसपास, है ना। तो 15वीं शताब्दी तो नहीं, 15वीं शताब्दी में तो ये कॉटन की खोज हुई थी, है ना, नए कॉटन की। तो इसीलिए इसको अमेरिकन कॉटन या न्यू वर्ल्ड कॉटन बोलते हैं, क्योंकि 15वीं शताब्दी के आसपास जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, जो यूरोपियन यात्रियों ने उन द्वीपों की खोज की थी, वहां पर 15वीं शताब्दी में ये कॉटन यहाँ पर मिला था, इसलिए इसको न्यू वर्ल्ड कॉटन बोला जाता है। ओल्ड वर्ल्ड कॉटन में कौन कौन से आते हैं? ओल्ड वर्ल्ड कॉटन में दो आते हैं, एक आता है आपका हर्बेशियम कॉटन आता है, ठीक है, गोसिपियम हर्बेशियम, ठीक, गोसिपियम हर्बेशियम। और दूसरा आता है आपका अर्बोरियम, ठीक है, क्या आता है? अर्बोरियम। हिरसुटम, हर्बेशियम और अर्बोरियम, ये दो हैं, ठीक है। हिरसुटम को, ये दोनों जो है देसी कॉटन, इनका ओरिजिन कहाँ है? इंडिया, ये याद रखना। इन दोनों का ओरिजिन कहाँ पर है? इंडिया में। मैं पहले बता देता हूँ यहाँ पर, इन दोनों का जो ओरिजिन है, दोनों का जो ओरिजिन है वो इंडिया है, याद रखना। भारत इन दोनों का ओरिजिन है, ठीक है, देसी है तो भारत ही ओरिजिन होगा। हर्बेशियन जो कॉटन है, इसको इंडियन कॉटन बोलते हैं, याद रखना। इसको क्या बोला जाता है? इंडियन कॉटन बोला जाता है, भारतीय कपास इसको बोला जाता है। दूसरा इसके अंदर क्या है? दूसरा इसके अंदर है कि ये कोर्स होता है, मोटा होता है, ठीक, इसका रेशा, ठीक है, मोटा कपास होता है ये। दूसरा जो है, इंडिया के अंदर इसका एरिया कितना है? 10% एरिया इन इंडिया, ठीक है। इंडिया के अंदर कितने एरिया में ये ग्रो करते हैं? तो 10% एरिया में ये ग्रो किया जाता है। भारत के अंदर चारों स्पीसीज की ग्रो करते हैं, लेकिन सब कितना कितना परसेंट है? तो हर्बेशियम जो है 10%, कोर्स मोटा होता है, इंडियन कॉटन भारतीय कपास बोलते हैं। जो अर्बोरियम है इसको एशियन कॉटन बोलते हैं, ठीक है, क्या बोला जाता है? एशियन कपास इसको बोला जाता है, ठीक। दूसरा ये भी क्या होता है? कोर्स होता है, मतलब ये भी क्या, मोटा रेशा होता है इसका। और ये लगभग 17% एरिया पर पाया जाता है। कितना? 17% एरिया पर ये मिलेगा। यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पे आता है हिरसुटम, ठीक है, हिरसुटम और बार्बाडेंस। हिरसुटम और बार्बाडेंस दो यहाँ पर मिलेंगे अमेरिकन कॉटन में, ठीक है। इसको बोला जाता है अमेरिकन कॉटन। ओरिजिन दोनों का याद रखना है, अमेरिका है, दोनों का ओरिजिन कहाँ पर है? अमेरिका में, अमेरिका ओरिजिन है, ठीक है, अमेरिकन कॉटन बोलते हैं, ठीक। इसका ये फाइन फाइबर है, इसका जो फाइबर होता है क्या होता है? फाइन होता है, महीन रेशा होता है इसका। क्या रेशा कैसा होता है? महीन रेशा होता है, महीन रेशा, ठीक है। और ये लगभग 36% एरिया पर ग्रो करते हैं,
इंडिया के अंदर। बारबाडेंस जो है ये इजिप्टियन कॉटन है, इजिप्टियन, ठीक है, इसको इजिप्टियन कॉटन या सी आइसलैंड कॉटन बोलते हैं, सी आइलैंड कॉटन, ठीक है, समुद्री कपास इसको बोला जाता है। ठीक, अब इसका जो बात करें इसको बोला जाता है इजिप्टियन कॉटन हो गया। अब इसका फाइबर जो है वेरी फाइन है, इसका जो फाइबर है वेरी फाइन फाइबर, ठीक है, और ये लगभग कितना 0.2% एरिया में ग्रो किया जाता है, ठीक है, 0.2% एरिया में ग्रो करते हैं, सबसे कम यही होते हैं। लेकिन चारों प्रकार के स्पीसीज की खेती भारत के अंदर होती है। हर्बेशियम की 10%, अर्बोरियम की 17%, हिरसुटम की 36% और बारबाडेंस की 0.2% यहाँ पर फार्मिंग की जाती है। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये हमने पूरा क्लासिफिकेशन यहाँ पर समझा। क्लासिफिकेशन के बाद इसकी वैरायटी पर आ जाते हैं। वैरायटीज, किस्में, चलो सबकी अलग अलग किस्में हैं। पहले मैं बात कर देता हूँ अर्बोरियम की। अर्बोरियम, अब उधर हिंदी में लिखा है ना, बार बार हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है, अर्बोरियम वहां से लिख लेना। ठीक, अर्बोरियम की, अर्बोरियम की जो वैरायटी है वो है लोहित, लोहित और विरनार। ठीक है, ये दो इसकी वैरायटी किसकी, अर्बोरियम की। दूसरी मैं बात करूं हर्बेशियम की। हर्बेशियम की बात करूं तो हर्बेशियम में क्या आ जाएगा, दिग्विजय और संजय, दिग्विजय और संजय, ठीक है, ये इसकी वैरायटी आ जाएगी। फिर मैं बात करूं हिरसुटम की। हिरसुटम की वैरायटी है गंगानगर अगेती। अब इनको हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है। बीकानेरी, वर्मा और महालक्ष्मी, महालक्ष्मी। इसकी और है क्या, और है MCU5। ये क्या है, एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल वेराइटी। ठीक है, इसमें जो फाइबर है, रेशा है, वो अधिक लंबा है, लंबा रेशा। इसका जो रेशा है वो ज़्यादा लंबा है सामान्यतः रेशे से। तो MCU5 गंगानगर अगेती, बीकानेरी, वर्मा और महालक्ष्मी किसकी है, हिरसुटम की है। हिरसुटम के बाद अगर बात करें हम चौथा बारबाडेंस। बारबाडेंस की बात करें तो बारबाडेंस की वैरायटी है कौन सी, सुवीन और सुजाता। तो इसमें जो सुजाता है वो फर्स्ट स्पाइनिंग वैरायटी ऑफ वैरायटी रिलीज्ड इन इंडिया। इंडिया में रिलीज होने वाली पहली कांटेदार, स्पाइनिंग मतलब क्या होता है, कांटे निकले रहते हैं, स्पाइन निकले रहते हैं, वैरायटी कौन सी है, सुजाता। ठीक है, ऐसा लिख लेना हिंदी में। जो सुजाता वैरायटी है वो किसकी है, बारबाडेंस की, मतलब इजिप्टियन कॉटन की वैरायटी है। पहली स्पाइनिंग वैरायटी है, पहली कांटेदार वैरायटी है जो भारत में रिलीज की गई। भारत में जो है रिलीज होने वाली पहली कांटेदार वैरायटी कौन सी है, सुजाता, जो कि इजिप्टियन कॉटन या बारबाडेंस की वैरायटी है। ठीक है, कुछ हाइब्रिड वैरायटी की बात कर लें। संकर की, संकर में बात करते हैं सबसे पहले H4। ठीक है, H4 ये कहां से निकली, सूरत से। ठीक है, सूरत मतलब वो गुजरात वाला, आपकी सूरत नहीं। ठीक है, कब, 1970 में। किसने निकाला, सीटी पटेल। ठीक है, सीटी पटेल ने इसको निकाला। गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सूरत कहाँ पर, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, याद रखना, गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सूरत।
गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सूरत से 1970 में सिटी पटेल साहब ने H4 वैरायटी निकाली। ठीक, दूसरी आती है वारा लक्ष्मी। अब ये क्रॉस किसका है, इसका क्रॉस भी देख लो, क्रॉस किसका है ये, ठीक है, ये इंट्रा हिरसुटम वैरायटी है, इंट्रा हिरसुटम। इंट्रा हिरसुटम मतलब इंट्रा का मतलब होता है समान, समान मतलब इंट्रा का मतलब समान, मतलब हिरसुटम की ही दो वैरायटी को मिलाकर ये बनाया गया, याद रखना। ये इंट्रा का मतलब हो गया समान, समान मतलब हिरसुटम। तो हिरसुटम की ही जो हिरसुटम स्पीसीज है उसी की दो वैरायटी को मिलाकर उसका क्रॉस करवाकर बना है। तो ये इंट्रा मतलब हो गया समान वैरायटी किसकी, हिरसुटम की। कौन कौन सी, तो ये आ जाएगा आपका एक तो G67 इंटू अमेरिकन नेक्टरलेस, ठीक है, अमेरिकन नेक्टरलेस। इन दोनों के क्रॉस से बनी है क्या, H4 वैरायटी। और ये दोनों क्या है, हिरसुटम की ही वैरायटी है, इन दोनों का क्रॉस कराया इसलिए हिरसुटम की ही दो वैरायटी का क्रॉस करवाया, इसलिए इसको इंट्रा बोलेंगे। ठीक, चलो दूसरी है वारा लक्ष्मी। इससे बहुत क्वेश्चन पूछेगा वारा लक्ष्मी से। ये जो वैरायटी है बच्चा, ये इंटर स्पेसिफिक है, इंटर स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ बारबाडेंस। ये इंटर स्पेसिफिक वैरायटी है। अब इंटर स्पेसिफिक वैरायटी का मतलब होता है, इंटर का मतलब होता है डिफरेंस, डिफरेंस असमान, असमान होता है किसका मतलब, इंटर का मतलब। अब ये असमान मतलब दो अलग अलग स्पीसीज का यहाँ पर क्रॉस क्या लिखा मैंने, इंटर स्पेसिफिक। इंटर मतलब डिफरेंस अलग, और स्पीसीज मतलब स्पीसीज, दो अलग प्रजातियों को मिलाकर वारा लक्ष्मी बनाई गई है। अब दो अलग प्रजाति कौन सी, तो यहाँ आ जाएगा आपका गोसिपियम हिरसुटम इंटू गोसिपियम बाराडेंसिस। इन दोनों का क्रॉस करवाया, ये अलग स्पीसीज है, ये अलग स्पीसीज है, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है, इंटर स्पीसिक मतलब प्रजाति, इंटर मतलब अलग, दो अलग अलग प्रजाति से क्रॉस कर कर वारा लक्ष्मी बनाई गई है। और ये कहाँ पर बनाई गई है, तो यूएसए धारवाड़, यूएसए धारवाड़ कर्नाटका। ठीक है, वहाँ जो कॉलेज है हमारा यूएसए धारवाड़ कर्नाटका, वहाँ पर ये बनाई गई है। क्लियर है। इसके अलावा जो है आपको मिलेगी सविता और सूर्या। ठीक है, कौन सी, एक वैरायटी है सविता, एक वैरायटी है सूर्या। ये दोनों जो है हिरसुटम वैरायटी है, इंट्रा हिरसुटम है, इंट्रा हिरसुटम है। ठीक है, इतना याद रखना, इंट्रा हिरसुटम है मतलब हिरसुटम की ही दो वैरायटी को क्रॉस करके बनाया गया। क्लियर है। एक धन लक्ष्मी है, हाइब्रिड वैरायटी, धन लक्ष्मी, ये याद रख लेना। एक है मारू, ये भी वैरायटी है, ये राजस्थान से निकली हुई है मारू वैरायटी। क्लियर है। ये आपकी हाइब्रिड वैरायटीज यहाँ पर हो गई। अब बात करते हैं सीड रेट की। इंपॉर्टेंट क्रॉप है ना, समय लगेगा इसमें। बीज दर, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें बीज दर की। ठीक है बच्चा लोग, इंपॉर्टेंट वैरायटी है, एक डेढ़ घंटे का समथिंग लेक्चर हो सकता है ये। तो सीड रेट की बात करें तो आप बात करें देसी कॉटन, है ना, देसी कपास की क्या वैरायटी है, देसी कपास। ठीक, फिर आपको अमेरिकन कपास की बताना है, अमेरिकन कॉटन। ठीक, फिर हाइब्रिड मतलब संकर कपास की क्या सीड रेट है, और बीटी कॉटन, बीटी कपास की क्या है। बीटी कपास के बारे में अलग से बताऊंगा। तो देसी कॉटन की वैरायटी है वो, उसकी जो सीड रेट है 10 से 18 केजी पर हेक्टेयर। ठीक, इसकी 18 से चालू करो, 18 से 20 केजी पर हेक्टेयर। संकर की है 2 से 3 केजी पर हेक्टेयर, और इसकी क्या हो जाएगी 1.5 से 2 केजी पर हेक्टेयर। क्लियर है। यहीं पे बता देता हूँ, इनमें जो प्लांट पॉपुलेशन है, प्लांट पॉपुलेशन 1,11,111 प्लांट पर हेक्टेयर। ठीक, इसमें प्लांट पॉपुलेशन लगेगी 55,000 प्लांट पर
हेक्टेयर, ठीक है। और इसमें प्लांट लगेंगी 13,388 प्लांट पर हेक्टेयर। और इसमें जो प्लांट लगते हैं वो 10,000, और कई बार क्वेश्चन पूछा भी है 10,000 प्लांट पर हेक्टेयर। बीटी कॉटन में 1 हेक्टेयर में कितने प्लांट आते हैं, तो 10,000 प्लांट आएंगे प्लांट पॉपुलेशन, ठीक है। प्लांट पॉपुलेशन निकालते कैसे हैं, फार्मूला आप सोचे कि सर वो बता नहीं रहे, रो टू रो इंटू प्लांट टू प्लांट अपॉन में 1 हेक्टेयर मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर अपॉन में रो टू रो और प्लांट टू प्लांट, ये भी किस में होना चाहिए, मीटर स्क्वायर में। ये फार्मूला लगता है 10,000 मीटर स्क्वायर अपन में रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट, ठीक है। और सेंटीमीटर में दिया रहता है, जैसे मान लो स्पेसिंग इनकी सेंटीमीटर में, देसी कॉटन की जो स्पेसिंग होती है वो कितनी होती है 60 गुणित 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, है ना, मीटर को यहाँ 100 का गुणा करोगे सेंटीमीटर में जाएगा, यहाँ पे 100 का गुणा 2 बार करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी स्पेसिंग होती है 60 गुणित 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइब्रिड की स्पेसिंग होती है 100 गुणित 60 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये स्पेसिंग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इसी से यहाँ पर प्लांट पॉपुलेशन निकाली जाती है। 1 हेक्टेयर में इतनी स्पेसिंग है, तो वहाँ से आप फार्मूला लगा निकाल सकते हो, पर याद कर लेना, सीधे सीधे फार्मूले के चक्कर में नहीं पड़ना, सीधे पूछी जाती है। तो यहाँ पर हमने सीड रेट भी देख ली, प्लांट पॉपुलेशन भी देख ली और उसकी स्पेसिंग भी देख ली। क्लियर। अब बात करते हैं इनके सोइंग टाइम की। सोइंग टाइम, बुआई समय, काफी डिटेल में पढ़ रहे हैं बच्चा, जो क्रॉप इंपोर्टेंट है ना उसको अपन उसका पूरा चीर फाड़ कर दिया अपन ने, है ना। और भी जितनी भी क्रॉप पढ़ी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने डिटेल में ही देखी है ना। बाकी आप जो है जो मैं नोट्स दे रहा हूँ वो भी पढ़िए, एक आध जो बुक आप प्रीफर करते हैं जो पहले आपने पढ़ी है, निमरा सुंदा या अरुण कात्यान, तो इनको भी आप साथ में फॉलो करिए, है ना। देखते जाइए, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है तो उनको भी पढ़िए, है ना। एक चीज़ पे कभी डिपेंड नहीं होना चाहिए, सिलेक्शन कभी एक चीज़ पे डिपेंड होने से नहीं मिलता है। तो आप जो है, मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताता हूँ जो नोट्स में नहीं होती है, तो इसको पढ़िए, ठीक। नोट्स में नोट डाउन करिए एक्स्ट्रा चीज़ें, नोट्स को पढ़िए। इसके अलावा जो आप कभी बुक, आप जो भी बुक आप पढ़े हैं अपनी लाइफ में, एग्रीकल्चर की भी तैयारी की है, तो उस बुक को भी पढ़िए, ठीक है। वहाँ से कुछ नया मिलता है तो उसको भी नोट डाउन कीजिए, ठीक। सोइंग टाइम की बात करते हैं तो नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया की मैं बात करूं, है ना, उत्तर भारत की बात करूं तो उत्तर भारत में कपास कब लगाया जाता है, मई में, लगभग 15 मई के आसपास, 1st 4th नाइट ऑफ मई में। सेंट्रल इंडिया मतलब मध्य भारत में, मध्य भारत की बात करो तो मध्य भारत में यहाँ पर जून जुलाई में करते हैं। और तमिलनाडु की बात करें या साउथ इंडिया की बात करो तो यहाँ पर करते हैं अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में करते हैं, इसलिए डे न्यूट्रल है, सभी सीजन में ऑलमोस्ट हो जाती है। क्लियर है, तो ये हो गया इसका सोइंग टाइम। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, ये हमने यहाँ पे स्पेसिंग पढ़ी, एक कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलप्ड हुआ है जिसको बोलते हैं अल्ट्रा नेरो रो, ठीक है। अल्ट्रा नेरो रो मतलब बोल सकते हैं, नेरो का मतलब होता है बहुत ही पास, अल्ट्रा मतलब अति पास पंक्ति, ठीक है, अति पास पंक्ति बोल सकते हैं अल्ट्रा नेरो रो। तो इसमें जो है स्पेसिंग रखी जाती है 19 गुणित 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अल्ट्रा नेरो रो का कॉन्सेप्ट आया है, ये कहाँ से, यूएसए अमेरिका से आया है। और इसमें जो प्लांट पॉपुलेशन होती है, इसमें प्लांट पॉपुलेशन जो आएगी, पौध संख्या आएगी वो 2,77,000 के समथिंग प्लांट पर हेक्टेयर, ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, एक तो जो आपके इंसेक्ट पेस्ट वगैरह है वो कम लगेंगे, क्योंकि वीड कम लगेंगे, क्योंकि रो जो है पास में हो जाएगी, प्लांट पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, तो वीड वगैरह के होने के चांसेस कम रहते हैं। दूसरा, हार्वेस्टिंग कॉस्ट भी कम आती है। तो ये याद रखना कि अल्ट्रा नेरो रो में 19 गुणित 19 रखते हैं, यूएसए का है, और प्लांट पॉपुलेशन में 2,77,000 समथिंग आती है। ये हमने पढ़ लिया सोइंग टाइम। सोइंग टाइम के अलावा अब बात करते हैं, चलिए अब यहाँ पर वीड मैनेजमेंट की बात आती है, तो यहाँ पर यूज करते हैं डायूरोन। वीड मैनेजमेंट, खरपतवार
नियंत्रण, खरपतवार नियंत्रण की बात आती है ना, तो यहाँ पर यूज करते हैं डायूरान। क्या यूज करते हैं? डायूरान का इस्तेमाल किया जाता है प्री और पोस्ट इमरजेंस में। ठीक है, प्री में भी यूज करते हैं इसको और पोस्ट इमरजेंस में भी यूज करते हैं। प्री और पोस्ट दोनों इमरजेंस, प्री और पोस्ट इमरजेंस मतलब अंकुरण के पहले अंकुरण बाद दोनों में इसमें डायूरान का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, इसमें वीट कौन कौन से लगते हैं? वीट आता है इसमें एक तो इकाइनो, क्लोवा, डाइसेरिया। ठीक है, इकाइनो, क्लोवा, डाइसेरिया, ये यहाँ पर वीट इसमें लगते हैं। क्लियर? तो वीट मैनेजमेंट की बात हो गई। वीट मैनेजमेंट के बाद फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर पे आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर में सबसे पहला आता है इसका तैराक या बेड बॉल ओपनिंग या प्रीमेच्योर डिफेक्टिव बॉल ओपनिंग। ठीक है, ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इसको हम क्या बोलेंगे? तैराक या बेड बॉल ओपनिंग, खराब बॉल का खुलना। ठीक है, या मैच्योरिटी के पहले, ठीक है, परिपक्वन के पहले ही खराब बॉल का खुलना। परिपक्वन के पहले बॉल का खुलना। ठीक है, मतलब पूरी तरीके से बॉल पका ही नहीं और वो खुल गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बेड बॉल। अच्छी तरीके से नहीं खुला मतलब खराब ओपनिंग हुई है। तो ये किसकी वजह से होता है? एक तो पहले होता है ये अर्ली सोइंग, अगर आपने जल्दी बुआई कर दी, जल्दी बुआई पहला कारण। दूसरा कारण है इसमें नाइट्रोजन की डिफिशियंसी। ठीक है, नाइट्रोजन की कमी की वजह से। तीसरा कारण इसमें है नाइट्रोजन की कमी हो गया हाई टेम्परेचर की वजह से, हाई टेम्परेचर, अधिक तापमान के कारण। ठीक है, इन वजह से यहां पर ये प्रॉब्लम्स आती हैं। दूसरी जो समस्या है वो है रेड लीफ की। दूसरी समस्या क्या है? रेड लीफ, लाल पत्ती। पत्तियां जो है लाल पड़ जाती है। तो लाल पड़ जाने का कारण क्या है? इसका कारण है डिफिशियंसी किसका? मैग्नीशियम और नाइट्रोजन की डिफिशियंसी, नाइट्रोजन की कमी। ठीक है, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन की कमी की वजह से, डिफिशियंसी की वजह से। तीसरा आता है यहां पर लिटिल लीफ, लिटिल लीफ, ये भी डिसऑर्डर होता है लिटिल लीफ। ये होता है जिंक की कमी से, जिंक डिफिशियंसी से। ठीक है, किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से, डिफिशियंसी से। चौथा आता है क्रिंकल लीफ, क्रिंकल लीफ। क्रिंकल लीफ जो होता है ये होता है मैग्नीज की टॉक्सिसिटी की, मैग्नीज की अधिकता की वजह से। याद रखना, मैग्नीज की अधिकता की, अधिकता है ना, मैग्नीज अधिक हो जाएगा तो वो टॉक्सिक जहर बन जाएगा, तो उससे क्रिंकल लीफ ये क्या होता है? डिसऑर्डर हो जाता है। तो ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है? अब कुछ छोटी छोटी चीजें हैं उनको देख लीजिए। फाइबर लेंथ, ठीक है, रेशा की लंबाई। तो फाइबर लेंथ कैसे मापी जाती है? तो इसको नापते हैं किससे? फाइब्रोग्राफ। किससे मापते हैं? फाइब्रोग्राफ से। फाइब्रोग्राफ से मापते हैं तो यहाँ पर पैरामीटर आता है क्या? एक तो आता है शॉर्ट फाइबर,
मीडियम फाइबर, फिर आता है मीडियम लॉन्ग फाइबर, ठीक है, फिर आएगा लॉन्ग फाइबर और एक्स्ट्रा लॉन्ग फाइबर, ठीक है। अब हिंदी इसकी लिख लेना, शॉर्ट फाइबर मतलब छोटा, ठीक है, मीडियम मतलब मध्यम रेशा, फिर मध्यम लंबा रेशा, फिर लंबा रेशा और अति लंबा रेशा, ठीक है। क्या लिखोगे, छोटा रेशा, फिर मध्यम छोटा रेशा, फिर मध्यम लंबा रेशा और अति लंबा रेशा। तो शॉर्ट फाइबर की जो इसको क्या फाइबोग्राफ में मापते हैं, तो इसकी जो होती है 20 mm या इससे कम, 20 mm इक्वल या छोटा या इसके बराबर। 20 mm से कम अगर रेशे की लेंथ है तो उसको शॉर्ट रेंज में रखेंगे। 20 से 25 mm है तो उसको मीडियम फाइबर में रखेंगे। 25 से 27 mm है तो उसको रखेंगे मीडियम लॉन्ग में। 27 से 32 mm अगर लेंथ है तो उसको रखा गया है लॉन्ग में, और 32 mm से ज़्यादा है तो उसको एक्स्ट्रा लॉन्ग फाइबर के अंदर रखा गया है। निकालते हैं फाइब्रोग्राफ से। क्लियर। फाइबर फाइननेस की बात करते हैं आप, फाइबर फाइननेस, ठीक है। मतलब फाइबर फाइननेस मतलब वो कितना पतला है, महीन, महीनता की बात हो रही है ना, महीन, मोटा है पतला, उसके बारे में होती है। तो इसको निकालते हैं माइक्रोनेयर, माइक्रोनेयर से, मतलब माइक्रोग्राम में इसको मेजर किया जाता है। किसमें, माइक्रोग्राम में। अब इसमें जो होता है क्या, वेरी फाइन, ठीक है, फाइन, एवरेज, कोर्स और वेरी कोर्स। मतलब अति महीन, हिंदी में क्या लिखोगे, अति महीन। अब इतना तो आप समझता रहो, लिख लोगे यार, अति महीन, महीन, औसत, मोटा और अति मोटा। बोल रहा हूं तो लिख लेना। फाइन में जो आती है इसमें 3 से कम, ठीक है, 3 से कम माइक्रोग्राम। फिर फाइन में 3 से 4, इसमें 4 से 5, 5 से 6 और 6 से ज़्यादा। किसमें मेजर कर रहे हैं, माइक्रोग्राम में। ठीक, इस तरीके से याद रख सकते हो। 3 से कम, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 और 6 से ज़्यादा। वेरी फाइन, फाइन, को एवरेज, कोर्स और वेरी कोर्स। क्लियर। चलिए, फिर इसमें क्या चीज़ आती है, फाइबर स्ट्रेंथ। फाइबर स्ट्रेंथ मतलब मजबूती। फाइबर स्ट्रेंथ मतलब फाइबर की ताकत, स्ट्रॉन्ग, कितना स्ट्रॉन्ग है फाइबर। फाइबर स्ट्रेंथ मतलब फाइबर की मजबूती, रेशा की मजबूती बोल सकते हैं, या उसकी क्या, कितना वो स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्गनेस के केस में हम देखते हैं यहाँ पर वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक। वेरी स्ट्रॉन्ग के बाद आ जाएगा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग के बाद आ जाएगा एवरेज, एवरेज के बाद आ जाएगा फेयर, ठीक ठाक, और यहाँ आ जाएगा वीक, कमजोर, ठीक है। वेरी स्ट्रॉन्ग मतलब अति मजबूत, मजबूत, औसत, फेयर मतलब ठीक ठाक, और ये कमजोर, ठीक है। हिंदी में लिख लेना। वेरी स्ट्रॉन्ग मतलब अति मजबूत, मजबूत, औसत, ठीक है, मतलब औसत मजबूत है। फेयर मतलब ठीक ठाक, काम चल जाएगा। वीक मतलब कमजोर। वेरी स्ट्रॉन्ग मतलब 95 ग्राम पर सेंटीमीटर, ठीक। ये हो जाएगा 85 to 95, ये हो जाएगा 75 to 85, और ये हो जाएगा 65 to 75, और ये लेस देन 65, ठीक, ग्राम पर सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर। ये फाइबर स्ट्रेंथ हो गई। क्लियर है। अब आता है सीड इंडेक्स। सीड इंडेक्स के बारे में बता चुका हूँ। सीड इंडेक्स मतलब वेट ऑफ 100 सीड, 100 दानों का वजन, 100 दानों का भार, उसको बोलते हैं सीड इंडेक्स। तो यहाँ पे सीड इंडेक्स जो है अर्बोरियम, हर्बेशियम, हिरसुटम और बारबाडेंस, ठीक है। हिंदी नाम पहले बता चुका हूँ। अर्बोरियम में लिखेंगे इसको, इसको हर्बेशियम में लिखेंगे, हिरसुटम लिखेंगे और बारबाडेंसिस या
बारबाडेंस। तो इसमें मतलब एवरेज आप लेने चलोगे सीड इंडेक्स सबकी, तो वो 4.8 से लेके 11, 4.8 से लेके 11 होता है, ठीक है, सीड इंडेक्स वेट ग्राम, ठीक। यहाँ लिखोगे तो 4.8 से लेकर होता है 5, 5.5 से लेके 6, ये हो गया 8 से 11 और ये हो गया 9 से 11 ग्राम में। तो ये इसका सीड इंडेक्स होता है। क्लियर है? चलिए, बहुत सारी चीज़ें हमने कवर की यहाँ पर, सीड इंडेक्स देख लिया। कुछ डिजीज़ की बात कर लेता हूँ, या इंसेक्ट की डिजीज़ की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी रोग की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो रोग लगता है वो क्या है? बैक्टीरियल ब्लाइट, बैक्टीरियल ब्लाइट रोग लगता है। कौन सा? जीवाणु झुलसा, जीवाणु झुलसा रोग इसमें लगता है, ठीक है। किसकी वजह से? ज़ैंथोमोनास मालवेसीरम। कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है? ज़ैंथोमोनास मालवेसीरम, ठीक है। ज़ैंथोमोनास मालवेसीरम की वजह से लगता है, हिंदी में भी यही लिखना है, ज़ैंथोमोनास मालवेसीरम। ये 4 स्टेज में लगता है, 4 चरण में। 4 चरण क्या? पहला लगता है ये सीडलिंग में, ठीक है, सीडलिंग में लगता है, ठीक। सीडलिंग में इसको सीडलिंग इन्फेक्शन बोलते हैं। जब ये सीडलिंग में लगता है, सीडलिंग इन्फेक्शन इसको बोला जाता है, ठीक है। सीडलिंग इन्फेक्शन, या आप बोल सकते हो इसमें जो हम सीडलिंग लगाते हैं, मतलब जब इसकी शोइंग करेंगे तो जब इसकी सीड जो होता है, मतलब सीड में लगता है, तो जब इसकी सीडलिंग निकलना शुरू होती है तब लगता है इन्फेक्शन, सीडलिंग इन्फेक्शन बोलते हैं। दूसरा स्टेम इन्फेक्शन, स्टेम में लगता है तो इसको हम बोलते हैं ब्लैक आर्म। क्या बोलते हैं? ब्लैक आर्म। ये लगता है स्टेम में, इसको स्टेम इन्फेक्शन कहते हैं। ब्लैक आर्म स्टेम में लगता है, इसलिए इसको ब्लैक आर्म बोलते हैं, ठीक है। ब्लैक आर्म इसको बोला जाता है। तीसरा होता है एंगुलर लीफ, एंगुलर लीफ, ठीक है, एंगुलर लीफ स्पॉट, ठीक, लीफ धब्बा, ठीक है, एंगुलर लीफ धब्बा बोल सकते हैं इसको। ये लीफ इन्फेक्शन है, पत्ती संक्रमण है। लीफ इन्फेक्शन मतलब पत्ती संक्रमण है। चौथा लगता है सीड पे हो गया, हाँ, बॉल रोट, बॉल रोट मतलब बॉल इन्फेक्शन। जब बॉल बनना शुरू हो जाती है वहां पर भी अटैक करता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? बॉल सड़न या बॉल संक्रमण। एंगुलर लीफ मतलब एंगुलर पत्ती धब्बा, ये क्या हो गया? पत्ती इन्फेक्शन। ब्लैक आर्म यहाँ बोल सकते हैं, काला जो है आर्म मतलब तो बोल सकते हैं तना होता है, तो काला तना लोग इसमें स्टेम इन्फेक्शन, सीडलिंग जो है सीडलिंग इन्फेक्शन लगता है। 4 स्टेज में ये लगता है, ठीक है। दूसरा मैं बात करता हूँ यहाँ पर इंसेक्ट की, इंसेक्ट पेस्ट की बात करता हूँ, ठीक है। कीट की बात करते हैं। कीट में इसमें जो है सकिंग पेस्ट होते हैं, सकिंग पेस्ट, चूसक कीट है ना, जो रस को चूसने का काम करते हैं प्लांट के अंदर। इसमें आता है कि आपका जेसिड, ठीक है, एफिड, जेसिड, एफिड, व्हाइट फ्लाई, सफेद मक्खी, ठीक है, और एफिड जैसे थ्रिप्स। थ्रिप्स को ये इन नामों को जनरली इंग्लिश में याद रखना। क्यों बोल रहा हूँ इंग्लिश में? कि अभी पिछली जो एग्जाम हुई थी ना, उनमें क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, किसका? वो था स्टोरेज पेस्ट का था, कुछ भंडारण से रिलेटेड कीट का नाम था उसमें, तो उसमें शायद ट्राइकोडर्मा होगा, नाम एक्चुअली मुझे भी याद नहीं आ रहा क्या था क्वेश्चन वो। उसमें जो उसका हिंदी ट्रांसलेशन था ना, उसमें घुन दे दिया था, घुन, है ना। क्योंकि अगर आप स्टोरेज पेस्ट में किसी का भी अगर मान लो हिंदी ट्रांसलेट करोगे ना, तो वहाँ पे घुन लिखा हुआ ही मिलेगा, और घुन से आप समझ नहीं पाओगे कि इसका क्या कहना चाह रहा है, किस इंसेक्ट के बारे में बात कर रहा है। तो उसका आप थोड़ा बहुत इंग्लिश नाम याद रखने की कोशिश करना। थ्रिप्स को इंग्लिश में थ्रिप्स लिख लेना, व्हाइट फ्लाई को यहाँ व्हाइट फ्लाई ही लिख लेना, एफिड को एफिड लिख लेना, जेसिड को जेसिड लिख लेना, आसान हो जाएगा याद करने में। तो ये मेजर पेस्ट है। ये किसके मेजर पेस्ट हैं? किसके लिए? बीटी कॉटन के लिए, याद रखना। बीटी कॉटन का ये मुख्य पेस्ट है। क्यों? क्योंकि
जो दूसरे पेस्ट हैं जैसे स्पॉटेड बॉलवर्म है, पिंक बॉलवर्म है या अमेरिकन बॉलवर्म है, उसके प्रति तो ये बीटी कॉटन में क्या है, क्या ये उसके अगेंस्ट तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। वो किट तो इसमें लगते नहीं है। कौन से? लेपिडोप्टेरा वाले, लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के कौन से, अपना स्पॉटेड बॉलवर्म, जो पिंक बॉलवर्म और अमेरिकन बॉलवर्म, वो नहीं लगते इस पर। क्यों? क्योंकि बीटी कॉटन के अंदर एक जीन पाया जाता है, बीटी कॉटन के बता रहा हूँ, ठीक है, क्राइबन ऐसी जीन, जो क्या करता है उन इंसेक्ट के स्टमक पे, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से वो नहीं अटैक कर पाते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, ये सारे इसके लिए मेजर पेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। और जो मेजर पेस्ट नहीं है, नॉन बीटी कॉटन के मेजर पेस्ट, नॉन बीटी कॉटन जो है उनके जो मेजर पेस्ट हैं, ठीक है, मुख्य कीट हैं, उनके जो मुख्य कीट है वो कौन है? एक तो है स्पॉटेड बॉलवर्म, अभी लिख लेना इनको, हम वहाँ पढ़ेंगे इंसेक्ट में, पिंक बॉलवर्म, और तीसरा है अमेरिकन बॉलवर्म, अमेरिकन बॉलवर्म, ठीक है। इन तीनों के नाम बस याद कर लेना, ठीक है। स्पॉटेड एरिस इंसुलिना नाम है इसका, एरिस इंसुलाना बॉटनिक साइंटिफिक नेम, इसका है पेक्टिनोफोरा गोसिपिएला, और इसका क्या नाम है? हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा नाम है। तो साइंटिफिक नाम बस याद कर लेना। मैंने बताया था स्पॉटेड वाला जो है ना, ये और पिंक बॉलवर्म, और ये अमेरिकन बॉलवर्म। अमेरिकन वाला जो है स्क्योर पे अटैक करता है, फ्लावर बड पे अटैक करता है, ठीक है। ये बॉल पर अटैक करता है, और ये प्री फ्लावरिंग स्टेज पर अटैक करता है, ठीक है। ये हालांकि हम एंटोमोलॉजी में अलग से पढ़ेंगे। तो ये यहाँ पर इसकी बात हो गई, क्लियर है। अब यहाँ पर इनसे बचने के लिए एक टेक्निक यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं रिफ्यूजिया टेक्निक। ये टेक्निक क्या है? ये टेक्निक ये है बच्चा लोग, मान लो ये आपका फील्ड है, ठीक है, ये आपका फील्ड है। इस फील्ड में क्या करना है, ये आपका फील्ड है, ठीक। चलिए, इस फील्ड के अंदर क्या करना है आपको, जैसे ये आपकी फील्ड है 1 हेक्टेयर, इसमें ये इतना एरिया क्या है, 20% एरिया है, ये 20% एरिया। यहाँ पर क्या लगाना है आपको? नॉन बीटी कॉटन, नॉन बीटी कपास लगाना है। और यहाँ पर आपको क्या लगाओगे? बीटी कॉटन लगाओगे। 80% एरिया में क्या लगाओगे? बीटी कॉटन में लगाओगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर जितने भी ये इंसेक्ट है, जो भी हमने बात की, कौन से? ये वाले इंसेक्ट, ठीक है, ये वाले सारे इंसेक्ट जो है कहाँ पर लगेंगे? नॉन बीटी कॉटन पर ही लगेंगे, बीटी कॉटन पर नहीं जाएंगे। अगर ये बीटी कॉटन पर जाते हैं तो क्या होता है, एक समय के बाद इनके अंदर रेजिस्टेंस डेवलप होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो आपको, अगर रोज आपको मान लो हेडेक होता है और आप लोग 50 ग्राम की टेबलेट आप खाते हो, तो एक समय ऐसा आएगा कि 50 ग्राम वाली जो 50 mg की जो टेबलेट है, 50 mg की जो टेबलेट है, उससे आपका सिर दर्द ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपकी बॉडी उस टेबलेट के प्रति मतलब 50 mg के प्रति रेजिस्टेंस हो गई है। अब आपको 100 mg की टेबलेट लगेगी। उसी तरीके से ये रिफ्यूजिया टेक्निक यूज करते हैं। अगर मान लो यहाँ पर, अब ये टेक्निक यहाँ पर अगर नॉन बीटी कॉटन नहीं लगाते हैं तो ये इंसेक्ट अटैक करेंगे, मरेंगे, चाहे कुछ भी हो, पर धीरे धीरे इनके अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा, और रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा तो बीटी कॉटन का कोई सेंस नहीं बचेगा। इसलिए यहाँ पर रिफ्यूजिया टेक्निक यूज करते हैं कि आपकी जो फील्ड है उसमें 20% जो है नॉन बीटी कॉटन लगाओ, ताकि जो ये इंसेक्ट है, कौन से वाले? ये वाले इंसेक्ट, ये नॉन बीटी कॉटन पर ही रह जाए, बीटी कॉटन पर जाए ही नहीं। क्लियर है इतनी सी बात? चलिए, चलो, तो ये सारी टेक्निक हमने समझ ली। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर देख लो, थोड़ा बहुत और कुछ बचा है तो। चलिए, तो फाइबर लेंथ और फाइबर जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? फाइबर लेंथ और ये, चलिए, एक फाइबर लेंथ और फाइबर फाइननेस। तो जो फाइबर लेंथ और जो फाइबर फाइननेस है, फाइबर फाइन
फाइननेस है, ये दोनों क्या है, ये दोनों जो है जेनेटिक ट्रेट है। ये क्या है, दोनों जेनेटिक ट्रेट है, मतलब आनुवांशिक लक्षण है। क्या है ये, आनुवांशिक लक्षण है किसके, कॉटन के, जेनेटिक ट्रेट है ये। क्लियर है, इसको इतना आपको याद रखना है। लीन परसेंटेज मैंने बता दिया था, इसमें 33% के आसपास होता है। फाइबर मेच्योरिटी कैसे मेजर करोगे, फाइबर की जो मेच्योरिटी है वो कैसे मेजर करोगे, फाइबर की जो मेच्योरिटी है इसको मेजर किससे करते हैं, एरियालोमीटर। ठीक है, एरियालोमीटर से इसको मेजर करते हैं फाइबर की मेच्योरिटी को। ठीक है, फाइबर की मेच्योरिटी को एरियालोमीटर से मेजर करते हैं। फाइबर की थिकनेस कैसे मेजर करोगे, फाइबर की थिकनेस मतलब मोटाई कैसे मेजर करते हैं, तो नेपीनेस से, नेपीनेस से इसकी मोटाई मेजर करते हैं। क्लियर है। और स्पाइनिंग परफॉर्मेंस जो कांटेदार है, स्पाइनिंग परफॉर्मेंस कैसे मेजर करोगे, स्पाइनिंग परफॉर्मेंस मेजर करते हैं नंबर ऑफ काउंट से, नंबर ऑफ काउंट से। ठीक है, जितने गिनती आपने करी है उसके नंबर ऑफ काउंट से इसको मेजर करते हैं। ठीक, और क्या बचा, वाटर रिक्वायरमेंट की बात करें इसमें, है ना, वाटर रिक्वायरमेंट मतलब जल मांग। जल मांग कितनी है, तो लगभग 550 mm के आसपास इसकी जल मांग है, 500 से लेकर 550 mm। क्रिटिकल स्टेज की अगर बात करें, है ना, क्रांतिक अवस्था, इस अवस्था पर पानी देना जरूरी होता है। तो वो क्या है, एक तो हो जाएगा आपका फ्लावरिंग और बॉल फॉर्मेशन, फ्लावरिंग और बॉल फॉर्मेशन, फूल आते समय और बॉल बनते समय यहाँ पर इरिगेशन देना जरूरी है। ठीक है, इसमें कौन सी प्रोसेस करते हैं, ये हमने प्रोसेस पढ़ा दिया। इसमें टॉपिंग और निपिंग की प्रोसेस की जाती है। टॉपिंग या निपिंग क्या होता है, मैंने जनरल एग्रीकल्चर में बता दिया था। तो ये लगभग कॉटन के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सारी डिस्कस हमने यहाँ पर की है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्रॉप है, जितना हो सकता था पूरा हमने डिस्कस किया है। बाकी आपको नोट्स मिल गए होंगे, पहले ही मैंने आपको दे दिए थे, एक दिन पहले आपने पढ़ा होगा, और अब यहाँ पे अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो बच्चा लोग, कॉटन हमारा खत्म होता है, नेक्स्ट क्रॉप हम शुगर केन टोबैको पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।